हेलो डियर स्टूडेंट, चलो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। गुजसेट 2024 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन पेपर ये वीडियो देखने से पहले आपके हाथ में एक पेन होनी चाहिए, एक नोट होनी चाहिए। डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन आए तो पहले खुद गिनने का ट्राई करो। जो आ जाता है तो आंसर टैली करो, मेथड टैली करके आगे बढ़ो। नहीं आ रहा है तो पूरा वीडियो प्ले करके आप आगे देख सकते हो। चलो बराबर है, तो टाइम लॉस किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो बच्चों। A silver wire has resistance 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम रेफरेंस टेम्परेचर ले लेंगे। आपको R0 रेजिस्टेंस दिया है 2.1 ओम, कौन से टेम्परेचर पे? 27.5 डिग्री सेल्सियस पे। एंड 2.7 रेजिस्टेंस उसका T टेम्परेचर पे 2.7 ओम रेजिस्टेंस है, और टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब आपको अल्फा फाइंड करना है। हमको फॉर्मूला पता है बच्चों कि टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस T0। सही है, सही है। ये आपको पता है 2.7, ये है 2.1, 1 प्लस अल्फा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 27.5। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 27, एक स्टेप आपके लिए लिखता हूँ, 27/21 कर देता हूँ। 1 प्लस अल्फा इंटू यहाँ पे 72.5 होगा। ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। 3 9 3 7 ये साइड आएगा तो 9/7 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। ये आपका हो गया 2/7, और इसको भी नीचे भेज देंगे तो 72.5 वो आपका अल्फा हो गया। अभी करो इसको कैलकुलेट। 2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 72.5 क्या आ रहा है बच्चों? तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.00394। पॉइंट कवर कर लेंगे तो 3.94 या तो 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कहाँ पर है ऐसा आंसर? ओके, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यूनिट में देखना, ये यहाँ पर भी सेम ही आंसर, लेकिन यूनिट गलत है तो गलती ना हो जाए। सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर मीटर इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना बच्चों, यहाँ पे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर मीटर। सही है, चलो ठीक से देखें इसको। वोल्ट मतलब होता है, डायमेंशन से जाओगे तो अच्छा रहेगा, m1 L2 T-3 A-1। सेकंड मतलब T1 हो जाएगा, एम्पियर मतलब A1 एंड लेंथ मीटर मतलब L1। तो ये हो जाएगा m1 L1 T, यहाँ पे करोगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे अरे A-2 हो गया, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। T आपका हो जाएगा यहाँ पे -2 और A आपका हो जाएगा -2। तो बच्चों ये कौन देख रहे हो इसको? तो ये है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये पता है कौन है? ये है परमिएबिलिटी। ये है परमिएबिलिटी, μ0 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड, एन आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर है रेजिस्टेंस। भाई आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो आप किसको चूज करेंगे? यहां पे डी वाला आंसर सही बैठेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विथ रिलेटिव परमेबिलिटी 400। उसका कोर जो है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आपको दी है 400। द वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। यहां पर करंट 2 एम्पियर दिया है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n आपको दिया है 10⁻³ पर मीटर। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, याद रहे बच्चों क्या बोला है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसको बोलते हैं H। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोला है, ये नहीं बोला है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और वो फॉर्मूला है Ni। तो हमको पता होना चाहिए कि n कितना है? 10⁻3, करंट कितना? 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻3। सही है, सही है। और कोई बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिननी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा μNI। म्यू की जगह पे लिख सकते हैं μr μ0 Ni। μr आपके पास है 400,
4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻³ और करंट आपका 2। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फिर ये आएगा बच्चों, सही है। लेकिन आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी है सिर्फ, तो आपका यही बैठेगा आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। देखो आपको एंगल दिया है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया है, 0.5 टेस्ला दिया है। एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस मच, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है वो आपको दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला पढ़े हो, पर टॉर्क इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है mb sin थीटा, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। टॉर्क कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻²। मोमेंट हमको फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 बोल देंगे और ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 ही होगा, 0.5 मतलब 1/2, 2 2 जा 4, 4 सामने जाएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा शायद, इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू m, सो m इज इक्वल टू 0.36 वाला आंसर आएगा। या तो देख लोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आंसर, सही है। यूनिट देख लेना, जूल पर टेस्ला, सही। नेक्स्ट, Sixth, a square loop of side 10 centimeter and a resistance 0.5 ohm is placed vertically in east to west plane. Okay. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in northeast direction. Okay. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second at the steady rate. Then the magnitude of induced current during this time interval will be. भाई देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं मैं, इसको पकड़ लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये टोटली वेस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, भाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। मतलब बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने जो कॉइल रखी है वो कॉइल कहां पर है, तो मतलब जो लूप है वो कहां पर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारी लूप जो है वो ये रही, उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि दोनों के बीच का एंगल होगा 45 डिग्री। तो इनिशियल फ्लक्स हम देखने जाएंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, NAB cos थीटा। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दिए है, नहीं भाई कुछ नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो। चलो एरिया कितना, तो स्क्वायर लूप है जो 10 सेंटीमीटर की है तो उसका एरिया होगा L स्क्वायर। एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1 और cos 45, यहां पे 45 लिख सकते हैं तो cos 45 हो जाएगा 1/√2। ओके बच्चों, तो इसको मैं लिखूं 1/√2 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। सही है, सही है। चलो ये इनिशियल फ्लक्स था। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, भाई मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइनल 0 कर दिया तो उसका फाइनल फ्लक्स हो गया 0। सही है, तो आपको फाइंड करना है करंट, कितने टाइम में जो किया वो 0.7 सेकेंड में। तो हम यहाँ पे पहले EMF गिनेंगे, EMF हो जाएगा ΔΦ/ΔT। हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे तो फ्लक्स में चेंज क्या हुआ, इनिशियल फ्लक्स इतना था, फाइनल 0 है तो जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो 0.7 इंटू 10⁻⁻3 और टाइम इंटरवल भी 0.7 है, तो आप इसको करोगे तो 1 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, ये आपको मिलेगा EMF। लेकिन आपको चाहिए करंट, तो इसकी जगह पे लिख सकते हो IR 1 इंटू 10⁻⁻3। रेजिस्टेंस क्या है देखो यहाँ पे दिया होगा कुछ 0.5 हो, तो यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3, ये 1/2 होता है जो सामने जाएगा, तो करंट आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। कहां पर है ऐसा आंसर, ए में। सही है, टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है ऑलमोस्ट, सही है ना। नेक्स्ट 7, a coil has n turns and current passes through it is I ampere, then we obtain L Henry of self inductance. Now its current changes to 5I, the new self inductance will be। अरे बच्चों याद रखो, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर उसमें जो करंट पास करवाएंगे
तो इसके साथ फ्लक्स एसोसिएट होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन में होता है। जो प्रपोर्शन दूर करेंगे तो Li आएगा, तो L इज इक्वल टू 5/I आएगा। तो पहले तो आप डायरेक्ट देख के यहां पे बोल दोगे कि करंट आपने 5 टाइम्स किया तो L/5 हो जाएगा। नहीं, 5 इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो तो यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो L किस पे डिपेंड करता है भाई, L करता है μ0n² AL, या तो बोल सकते हो μ0n² A/L। तो एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ इंडक्टर मतलब जो कॉइल है उसके साइज पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना। वो तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, सिर्फ करंट ही चेंज कर रहे हैं, तो फिर इंडक्टेंस L का L ही रहेगा। 8, a pure inductor of 50 millihenry is connected to source of 220 volt. The RMS value in the circuit will be, the frequency of the source is given. IRMS चाहिए, IRMS मतलब हो गया VRMS अपॉन Z। VRMS भाई सर्किट में कौन है, सिर्फ इंडक्टर है, तो यहां पे आपका Z होगा ओमेगा L। ओमेगा की जगह पे क्या रख दोगे, ओमेगा की जगह पे रख देंगे 2 पाई न्यू इंटू L। सही है, चलो वैल्यूज लिखे। VRMS हमको कुछ नहीं बोला है, मतलब ये जो वैल्यू है वो VRMS होगी। 2 पाई की जगह पे लिखने वाले हैं 22/7, क्योंकि यहाँ पे 220 है तो मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 और इंडक्टर आपके पास है 50 मिली हेनरी, 5 × 10⁻²। 20 से यहाँ पे कट करवाओगे तो ये 10 आएगा। सही है, 70 वाला आंसर, 7 वाला आना चाहिए। देखते हैं फिर एक बार, ये 10, ये 100 हो जाएगा। नहीं 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 बच्चों, नहीं 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 20 और 14 वाला आंसर आएगा शायद। तो देखो कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, है ना। 14 वाला आंसर आ गया। चलो ना, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। ये 100 हो जाएगा, ये 5 है, ये 0 ऊपर देता हूं तो 1000, ये 10, 5 to 0 और 14 एम्पियर आ जाएगा। 9, इन LCR AC सर्किट एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। भाई जब रेजोनेंस होगा तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा 1। सिंपल चीज, क्योंकि cos फाई होता है R/Z, cos फाई क्या होता है R/Z, और रेजोनेंस के टाइम पे Z की वैल्यू R के बराबर ही होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 10, if the primary coil of a transformer has 100 tons and secondary coil has 200 tons, जो बोला है वो लिख लेते हैं। भाई प्राइमरी के पास है 100 टन्स और सेकेंडरी के पास है 200 टन्स। सिंपल चीज। देन फॉर इनपुट ऑफ 220 वोल्ट एंड 10 एम्पियर फाइंड द आउटपुट करंट इन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी में करंट अपॉन प्राइमरी में, तो हमको पता है इसमें इनवर्स होगा, तो यहाँ पे NP अपॉन यहाँ पे NS। तो सेकेंडरी का फाइंड करना है। प्राइमरी में करंट आपको दिया है 10 एम्पियर, NP कितना है बच्चों 100, ये कितना है 200, तो ये 5 एम्पियर आपका आंसर आ ही जाएगा। देख लो एक बार ध्यान से, सही है। नहीं तो डायरेक्ट मैंने सिखाया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम्स होंगे, वोल्टेज उतने टाइम्स होगा, करंट उतने पार्ट का हो जाएगा। याद रखो ये चीज। 11, फॉर ऑब्टेनिंग वॉटलेस करंट, वॉटलेस पावर लॉस नहीं होना चाहिए। भाई पावर लॉस कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। जो वॉटलेस करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए जो लॉस करे वो। तो यहां पर लिखेंगे इस कनेक्टेड R है, जहां पर R है वो तो चलेगा ही नहीं। यहां पे फॉर ऑब्टेनिंग वॉटलेस करंट या तो L लगाओ, या तो C लगाओ, या तो LC लगाओ, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 12, एंड एज इंडिकेटेड बिलो विच वन इज द इक्वेशन ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू μ0 कंडक्टिंग करंट एंड μ0 डिस्प्लेसमेंट करंट, μ0 IC, μ0। इसकी जगह पे हमने लिखा था ε0 डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहां पर है ऐसा आंसर, तो ऐसा आंसर हमको मिलने वाला है बी में। 13, cellular phones used radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency। कई फ्रीक्वेंसी पे करेगा वो मोबाइल फोन,
यू अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है। 14 फॉर अ प्लेन मिरर फोकल लेंथ इज, अरे भाई प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। A ray coming from an object which is situated at infinite distance in air and falls on a spherical glass surface of refractive index 1.5, then the distance of image will be is the radius of curvature. Okay, यहाँ पे r लिखना चाहिए था, r is the radius of curvature. ओके चलो बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, यहाँ पर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज हमको कहाँ पे मिलने वाली है? सिंपल चीज, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। चलो यहाँ पे n1 जो भी है 1 है, लेकिन नीचे इनफाइनाइट आएगा तो ये तो 0 होगा। n2 आपका 1.5 अपॉन v, ये 1.5 माइनस 1 अपॉन r। तो बच्चों यहाँ पे 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन r। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो 1.5 r अपॉन 0.5। सही है बच्चों? क्या आंसर आ रहा है? 3r आ रहा है, 3r। देख लो एक बार ध्यान से, सही है, सही है। ये उसकी सेकंड फोकल लेंथ होगी, और सेकंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला वैसे डायरेक्ट आना है तो मैंने आपको समझाया है, ये उसकी सेकंड फोकल लेंथ होगी। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बराबर। नेक्स्ट 16 फॉर अ थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4 डिग्री। भाई ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है a इज इक्वल टू 4 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.6। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा आपको फाइंड करना है। भाई फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए हमें लिखा था कि भाई डेल्टा क्या होता है? n-1 इंटू a। n कितना है बच्चों? 1.6 माइनस 1, और ये 4 डिग्री, ये 0.6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2.4 डिग्री। कहाँ पर है ऐसा आंसर? वो है सी में। 17 कंसिडर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 1 मीटर। मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 मीटर, उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द आईपीस हैज फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। सो द मैग्नीफाइंग पावर हमको पता है, टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO अपॉन FE 100/1, तो आपको मिल जाएगा 100। सही है बच्चों। 18 the phase difference between any two particle on the wave front. What is the definition of wave front? The imaginary plane which is passing through the all points which have same phase. अभी फेज सेम है तो फेज डिफरेंस क्या होने वाला है बच्चों? 0। सही है, सही है। 19 in Young's double slit experiment the slits are separated by this much distance. YDSE Young's double slit experiment मतलब किसका? इंटरफियरेंस का। और इंटरफियरेंस में दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 0.28, तो 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सही है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, तो ये हो गया 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड द फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस आपको बोला है तो है 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा सी? तो XD/D इज इक्वल टू n लैम्बडा। n इज अ नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। कौन सा ऑर्डर की है? 4th ऑर्डर की, तो हमने यहाँ पे लिखा। तो लैम्बडा फाइंड करना है तो हो जाएगा XD/4 कैपिटल D। x कितना है बच्चों? 1.2 इंटू 10⁻⁻²। सही है। D कौन? 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। 4 और D कितना है? 1.4। चलो इससे मैं कट करूंगा ना तो ये 2 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे कट करूंगा तो 2 हो जाएगा। ये 0.6 आया इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 600 नैनोमीटर ऐसा लिख सकते हैं। क्या आएगा? 600 नैनोमीटर। 2 पॉइंट आगे कवर करेंगे ना, 3 पॉइंट। 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सही है, सही है।
20 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.6 दिया है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, अरे यार इससे इजी तो कुछ हो सकता है क्या, n इज इक्वल टू सी बाई वी। सो v क्या होता है, c बाई n लिख सकते हैं। c कितना है 3 इंटू 10 टू 8 अपॉन n कितना है बच्चों 1.6, ये 1.8 समथिंग आएगा, 1.875 शायद इतने मीटर पर सेकंड। कर लो एक बार, 3, हाँ इतना ही आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.6। ओके सही है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला। 21 जूल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम। याद रखना L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो जो डायमेंशन L का होगा वही डायमेंशन H का होगा, और इसका हमको पता है जूल सेकंड, या तो एंगुलर मोमेंटम हमको पता होना चाहिए। 22 टू emit an electron from the metal minimum electric field required is, मिनिमम इलेक्ट्रिक वेव फील्ड एमिशन करवाना है, तो फील्ड एमिशन करवाना है तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर, और ये रहा आपका आंसर। मान लो कि इसको सेंटीमीटर में बोला है तो अपॉन ये भी लिख सकते हैं, इसको मिलीमीटर में बोला है तो इसको अपॉन mm भी लिख सकते हैं, इसको माइक्रोमीटर में बोला है तो वोल्ट पर माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, या उसको नैनोमीटर है तो 0.1 वोल्ट पर नैनोमीटर भी बोल सकते हो। सही है, फिलहाल ये आंसर आएगा। 23 अ बॉल ऑफ मास 0.12 kg मूविंग विद स्पीड दिस मच, दी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन mv। h क्या है 6.625 इंटू 10 टू पावर -34, यहाँ पे 63 बोला है चलेगा। मास आपको दिया है 0.12 kg और ये 20 है, 6 2 मतलब 2.75 का आजू बाजू वाला आंसर आना चाहिए। 625 डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 20, हाँ 2.76 मैंने बोला, 2.76 इंटू 10 टू पावर -34 मीटर। कैलकुलेटर से कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट 24 द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। nth ऑर्बिट में रेडियस कितनी, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। आपको सेकंड ऑर्बिट में पूछा है और थर्ड ऑर्बिट में पूछा है, तो 2/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4/9। यहां पे ध्यान रखना सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट पूछी है तो ये आंसर आएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड एक्साइटेड पूछी होती तो सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड हो जाएगा और थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर 27/64 हो जाता, 16, अरे सॉरी 9/16 हो जाता, 9/16 हो जाता, मेरी गलती है। याद रखो अभी ये सेकंड है, थर्ड है, ऑर्बिट है, तो सेकंड को हमने 2 बोला, थर्ड को 3 बोला इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड लिखा होता तो सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट और थर्ड और एक्साइटेड मतलब फोर्थ ऑर्बिट। 25 अ गाइगर मार्शन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द थिकनेस ऑफ द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड इज। याद रखो ये टेक्स्ट बुक का थियरी में है, क्लियर होना चाहिए। अल्फा स्कैटरिंग में जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस क्या थी 2.1 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। 26 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। भाई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6 eV। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, हमने रिलेशन लिखा था, कितनी बार आ गया ये, तो U आपका हो जाएगा 2E, तो 2 इंटू -13.6 ये आपको मिलेगा -27.2 eV। सही है, सही है। 27 सम एटॉमिक स्पेसिस ऑफ द सेम एलिमेंट, अरे सेम एलिमेंट यार, डिफरिंग इन मास, एलिमेंट सेम है तो वो आइसोटोप्स होंगे। कौन होंगे, एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। ओके देखो भाई यहां पे हमको एक x फाइंड करना है और दूसरा y फाइंड करना है, तो एक काम करेंगे, पहले z को कंपेयर करेंगे और फिर ऊपर a को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे नीचे 92 है तो 0 है, यहां पे लिखेंगे तो x प्लस यहां पे 41 और 4 इंटू 0 मतलब 0, तो x आपको मिल जाएगा 51। ओके और फिर ऊपर कंपेयर करेंगे तो 235 प्लस ये हो गया 1 इज इक्वल टू ये 133 प्लस y प्लस 4 इंटू 1 तो ये 4 हो गया। सो y इज इक्वल टू 236, ये माइनस ये करेंगे तो 137, तो ये आपको 99 मिलेगा।
कहां पर है ऐसा आंसर? ए में मिल जाएगा। सही है, सही है। 29, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द 1H1 and aluminum 1327 are proportional to A raised to 1/3. तो R हाइड्रोजन, R एल्यूमिनियम इज इक्वल टू यहाँ पे 1/27 की 1/3 पावर, तो ये हो जाएगा 1:3। क्या पूछा है? रेडिया का पूछा है, तो 1:3। 30, विच इम्प्योरिटी इज यूज टू कन्वर्ट प्योर सेमीकंडक्टर इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई पी टाइप करना है तो हमको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी चाहिएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस वो पेंटावेलेंट है, लेकिन इंडियम, गैलियम, बोरॉन वो सब ट्राइवेलेंट है, और अमंग दिस इंडियम इज गिवन। सही है। 31, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फोरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। भाई जर्मेनियम के लिए फोरबिडन गैप कितनी थी? 0.72। याद रखो जर्मेनियम के लिए थी 0.72 ईवी। हाँ सिलिकॉन पूछा होता तो 1.1 ईवी आता, फिलहाल जर्मेनियम है। 32, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूटन मतलब m1 L1 T -2, मीटर मतलब L2 लिख देते हैं, और ये हो गया आपका T1 A1। तो इसका डायमेंशन करोगे तो m1 L3 T -3 A -1 आ जाएगा। कहाँ पर है ऐसा आंसर? तो आपका ए में ही है। 33, फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एन एंगल बिटवीन E एंड P एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। याद रहे बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, डायपोल मोमेंट होती है ये डायरेक्शन में, लेकिन आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अवे होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। और थियरी में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? 180 डिग्री होगा। An infinite line charge produces an electric field of this much at a distance 2 centimeter. Then the linear charge density will be, कोई वायर है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो हमने पढ़ा था 2k लैम्बडा बाय r। हमको लैम्बडा फाइंड करना है तो यहाँ पे करेंगे ER/2k। E कितना है बच्चों? 9 × 10⁴। रेडियस कहाँ है? 2 सेंटी, मतलब डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻²। 2 और k की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹। 9 9 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, तो ये बन गया बच्चों 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। लेकिन यूनिट देखो माइक्रो में लाना है, माइक्रो में लाना है, तो इसको लिख सकते हो 0.1 × 10⁻�6 कूलम्ब पर मीटर, 0.1 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। तो आपका आंसर कौन बैठेगा? डी वाला। सही है, देख लो एक बार, सही तो है। 35, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट इट वुड गेन एनर्जी ऑफ, हमको पता है कोई क्यू चार्ज को डेल्टा वी जितने पोटेंशियल से एक्साइट करोगे, सो द एनर्जी गेन इज क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू कौन है? इलेक्ट्रॉन। कितने वोल्ट से किया? 2.5 वोल्ट। तो इसको ठीक से लिखोगे तो जो आंसर ईवी में लिखना है तो यही आंसर आएगा 2.5 ईवी, और जूल में है तो यहां पे 1.6 वाला लिख सकते हो। फिर A radius of spherical charge cell is 10 centimeter and electric potential on its surface is 100 volt. सही है? A radius of spherical charge shell is 10 centimeter and the electric potential on its surface is 100 volt. The potential at 2 centimeter from the center of the shell will be. देखो भाई हमने पढ़ा है कि कोई भी शेल है उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके अंदर के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल इतना ही होगा। इसकी रेडियस आपको बोली है 10 सेंटीमीटर और आपको पूछा है 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, बस वहां पे 2 सेंटीमीटर पे कितना होगा? जितना उसकी सरफेस पे होगा, और सरफेस पे तो 100 है तो आंसर 100 ही आने वाला है। 37, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर between the plates has capacitance of 4 picofarad. If the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6, the value of capacitance will be.
बच्चों समझो, पहले ये जो कैपेसिटर था उसकी दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था d, बीच में कोई मीडियम था, है ना, यहां पर अरे 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 बीच में पहले एयर थी, मीडियम नहीं था, एयर थी। हाँ, तो बीच में पहले कौन था? वैक्यूम था। उस वक्त उसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन 0 a बाई डी। सही है, इसको एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। ए प्लेट का एरिया है। अभी आपने क्या किया? अभी अपने बच्चों जो उनकी प्लेट का जो डिस्टेंस था वो हाफ कर दिया, मतलब दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अभी नया होगा d/2, और आपने अंदर एक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, 6। हाँ, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? हमको पता है k एप्सिलॉन 0 a बाई डी, लेकिन d यहाँ पे d/2 लेंगे। जब कैपेसिटेंस की दो प्लेट्स के बीच में k डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, लेकिन k हमारे पास है 6, है ना। एक काम करता हूं, पहले फॉर्मूला ठीक से लिख लेता हूं। हाँ, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2k पर यहां पे मैं लिख लेता हूं एप्सिलॉन 0 a बाई डी। चलो 2, k कितना है बच्चों? k है 6, और एप्सिलॉन 0 इनिशियली कितना था? इनिशियली आपको ये 4 पिकोफैराड दिया था, तो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस करता हूँ 4 से, तो यहाँ पे 48 वाला आंसर आ सकता है। कहाँ पर है ऐसा आंसर? तो डी में। सही है, सही है। 38 द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, बोलो, ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो कहां पर है ऐसा आंसर? डी में। 39 द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। इसकी लिटी मोबिलिटी। 40 एज शोन इन द सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ I। भाई करंट फाइंड करना है। चलो सबसे पहले तो कुछ एहसास क्या हो रहा है कि भाई ये तो व्हिस्टन ब्रिज दिख रहा है। चलो ये बैलेंस कंडीशन में है, 2/4 यहां पे क्या कर सकते हैं? यहां पे 2/4, तो ये हो गया 1/2। यहां पर करेंगे तो 4/8, अरे बच्चों ये भी 1/2 हो गया, तो ये बीच में से तो कैंसिल हो गया, है ना। तो ऊपर की सर्किट हमारी क्या हो गई? ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, उसके साथ 4 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके साथ 4 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा है। नीचे कौन है बच्चों? ये 4 ओम है, उसके साथ 8 ओम है, और फिर इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है 10 वोल्ट की। सही है। हाँ, तो भाई देख लो। चलो अभी तो फिर ये ऊपर का रेजिस्टेंस टोटल मिलके कितना हो गया? 6 ओम। ये टोटल कितना हो गया? 12 ओम। तो सर्किट का इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 6 × 12 अपॉन 18, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, तो ये हो गया 4 ओम। 72 अपॉन 8। तो आपको करंट फाइंड करना है, तो I = V/R। V कौन है बच्चों? 10 वोल्ट, और ये 4 ओम, तो आपको मिलने वाला है 2.5 एम्पियर। सही है, सही है। नेक्स्ट। ओके, 40 खत्म हो गए, तो रिवाइज अगेन। सारे क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, एक के एक रिपीट हो रहे हैं। आप 2020 या 14 से देखोगे ना, एक के एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बोलो, तो गुड सेट में 40 में से आपको 35 लाने कोई हार्ड नहीं होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की है तभी आपके मार्क कम आएंगे, बाकी तो ये 35 तो आराम से ले आओगे आप। सही है। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं नए पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है।